तो डीएनए की पैकेजिंग में हमें क्या देखना है कि अगर आपको 11th क्लास को थोड़ा सा भी याद है तो याद करो, आपने एक प्रारूपिक यूकेरियोटिक कोशिका का व्यास बोला था 10 से 20 माइक्रोमीटर। बोलो हाँ, याद है कि नहीं है ना? और उसमें भी फिर कौन उपस्थित है बच्चे? केंद्रक उपस्थित है। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक प्रारूपिक जो केंद्रक होती है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 10⁻⁻6 मीटर। तो सवाल को ये पैकेजिंग क्यों टॉपिक पढ़ना है पहले से सुनो। तो कह रहे हैं कि एक प्रारूपिक केंद्रक की जो लंबाई चौड़ाई वो कितनी है भैया? 10⁻⁻6 मीटर है। बोलो है कि नहीं है? और कह रहे हैं कि अगर आप बात कर रहे हैं किसके? मनुष्य डीएनए की लंबाई की बात करें तो याद करो, हमने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि लंबाई निकालने का एक सूत्र है कि आप उन्हें क्या कीजिए, जो भी क्या है न्यूक्लियोटाइड की संख्या है उसे दो न्यूक्लियोटाइड क्षारों के बीच की दूरी से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। याद करो, आपको अगर याद नहीं तो 0.34 नैनोमीटर क्या थी? दो नाइट्रोजन क्षारों के बीच की क्या थी बच्चे? लंबाई थी। तो हम वही करेंगे। 6.6 × 10⁹ हमारे अंदर क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षार युग्म प्रेजेंट होते हैं। दो नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी है बेटा 0.4 × 10⁻⁹ क्या लिख सकती हूं मैं इसे अब? मीटर। तो पता चला कि हमारे डीएनए की जो लंबाई निकल कर आई, कैलकुलेशन करने पर वो कितनी निकल कर आई है? यानी 2.2 मीटर का बच्चा, मतलब समझो कि 1 मीटर, फिर यहां से मैं आ गई हूं 2 मीटर और फिर थोड़ा सा और, यानी इतना बड़ा डीएनए आप 10⁻⁻6 यानी 0.00001 व्यास वाले न्यूक्लियस में या केंद्रक में क्या करने वाले हो बच्चे? बंद करने वाले हो। ऐसे ही आपके एनसीईआरटी कह रही कि आपके पास में कौन होता है? ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है। बोलो ये नहीं है? जीवाणु है कि नहीं है? और जीवाणु है तो कौन सी कोशिका होती है बेटा? प्रोकैरियोटिक। भले ही प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर डीएनए नहीं होता, पर कोशिका के कोशिका द्रव्य में तो उसका केंद्रक उपस्थित, उसका आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है डीएनए। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब याद कीजिए, यहाँ पर आपने क्या कहा था? 4.6 × 10⁻⁴ क्या थे बच्चा? 6 नाइट्रोजन क्षार युग्म प्रेजेंट थे, वही दूरी। तो ये कितना निकल कर आया बेटा आपके पास में? 1.63 मिलीमीटर। बोलो ये नहीं है? कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर? तो यहाँ पर भी कोशिका बहुत छोटी सी, इसमें इतना बड़ा केंद्रक रखा हुआ है। तो अपने आप में एक सवाल उठता है कि इतनी छोटी सी जगह में ये इतने बड़े बड़े डीएनए किस प्रकार से क्या हो रहे हैं? व्यवस्थित हो रहे हैं। इसी को जानने के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब जब इस पैकेजिंग ऑफ डीएनए को हम पढ़ने आए तो समझ के देखिएगा कि इसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिला है। एक बार के लिए देखो भाई, हम इसे बहुत सिंपल से तरीके से समझते हैं। मैंने कहा कि भाई मैंने आपके यहाँ से एक स्टूडेंट को एक सेल दे दी, एक कोशिका दे दी। मैंने पिछली बार कोशिका विज्ञान में भी इसे पढ़ाया था। और इस कोशिका के अंदर ये क्या उपस्थित है? हमारे पास में केंद्रक है। अब मैंने आप में से किसी बच्चे को कह दिया कि भाई एक काम करो, ये कोशिका लो और इसके केंद्रक में देखकर बताओ कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। और इसके लिए भाई आप आराम से स्टेनिंग वगैरह कर लेना इसकी और माइक्रोस्कोप में देखना। जब आपने इसे सूक्ष्मदर्शी में देखा तो आपको ऐसे क्या दिखाई दिए? धागे। आपने अनुमान लगाया था कि आपको क्या दिखाई देगा? डीएनए, क्योंकि बचपन से आपको यही बताया जा रहा है कि कोशिका के केंद्रक में कौन होता है? हमारा आनुवांशिक पदार्थ कौन उपस्थित होता है? डीएनए। हमारा आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। ये भी अभी हमें आगे पता चलेगा, जो इस चैप्टर का भाग है, लेकिन अभी तो पता है ना हम सबको ना कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है? हमारा डीएनए। वो हमें यहाँ पे दिखाई देने का अनुमान था। लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या दिखाई दिए? हमें तो यहाँ पर छोटे छोटे क्या दिखाई दिए? धागे दिखाई दिए, जो कि मोतियों की माला के समान क्या हो रहे थे बच्चे? चमक रहे थे। तो आपने आके मुझसे पूछा कि मैम ये केंद्रक में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो मैंने कहा कि बेटा आपको जो इस केंद्रक में दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहे हैं गुणसूत्रीय धागे, या फिर आप उन्हें क्या बोल सकते हो? क्रोमेटिन धागे, जो किसके समान दिखाई दे रहे हैं आपको? मोती की माला के समान। यानी मोती भी होगा और कौन होगा बेटा? धागा भी होगा। अब मान लीजिए हमारी उस दिन छुट्टी हो गई और हम चले गए, तो कोशिका चक्र ने हमें बताया था कि औसतन मानव कोशिका होती है वो 24 से 48 घंटे में क्या करती है? विभाजन करती है। मैंने फिर से आपको यही सेम क्या दे दी बच्चे? सेल दे दी। और फिर से आपको कह दिया कि भाई जाओ और इसके केंद्रक में देखकर बताओ कि आपको, या कोशिका में देखकर बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब की बार क्या हुआ? आपको जो संरचना दिखाई दी वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दी। इस चित्र को सब लोग जानते हैं। जैसे ये बन जाता है, बायोलॉजी वाले खुद कह देते हैं कि आप तो आपने क्या बना दिए?
गुणसूत्र बना दिए, यानी कि क्या बना दिए, क्रोमोसोम। तो आपने मुझसे पूछा मैम आज तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, क्या है? मैंने बोला बेटा आज तुम्हें दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम। अब आपका दिमाग थोड़ा सा हिल रहा है और आपने पूछा कि नहीं मैडम हमें प्लीज सच से समझाओ, कल तक तो आप कह रहे थे क्रोमेटिन धागे हैं, आज वही कोशिका दिए तो उसमें मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, गुणसूत्र। और हमें बचपन से स्कूल्स वगैरह में ये पढ़ाया गया कि हमारे केंद्रक में तो कौन होता है, हमारा आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, जो कि देखने में ऐसा कैसा दिखाई देता है, द्विरज्जु जैसा दिखाई। तो ये क्या चमत्कार है, ये क्या चक्कर हो रहा है, कोई खेल खेल रहे हो क्या आप? रोज एक कोशिका रहती है उसमें कुछ ना कुछ नया बदलता चला जा रहा है। और क्रोमेटिन धागे गुणसूत्र दिखाई दे रहे, डीएनए का आप कहीं नाम भी नहीं ले रहे हो, तो ये डीएनए कहां पर है? तो मैंने कहा कि देख बेटा परेशान मत हो, जो गुणसूत्र, पहली बात तो ये समझ कि कल तूने जब ये कोशिका देखी थी तो ये कोशिका अपनी कौन सी अवस्था में थी भैया, अंतरावस्था में, जहां पे कोशिका क्या नहीं करती है, विभाजन। आज ये कोशिका अपनी कौन सी अवस्था में जा रही है, एम फेज में जा रही है। हो सकता है थोड़े बाद तुझे केंद्रक भी ना दिखाई दे, सिर्फ गुणसूत्र दिखाई दे मेटाफेज अवस्था में आते आते, बोलो है नहीं? तो एक बात बताओ, अंतरावस्था में जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही थी तो उसमें क्रोमेटिन धागे थे, और विभाजन के समय जब कौन सा समय आता है बेटा, तो यही क्रोमेटिन धागे क्या हो जाते हैं, संघनित। क्यों? क्योंकि विभाजन को ये जिम्मेदारी है कि बनने वाली पुत्री कोशिका को आनुवांशिक पदार्थ बराबर बराबर मात्रा में दे, तो उस बराबर मात्रा में देने के लिए क्रोमेटिन धागे संघनित होकर क्या बनाते हैं। तो आज जब आप देख रहे हो कोशिका को तो गुणसूत्र इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एम फेज में बने। तो आपने कहा कि मैम चलो समझ में आ गया कि ये गुणसूत्र धागे किससे बने हैं, क्रोमेटिन धागे से ही बने हैं। लेकिन वो आनुवांशिक पदार्थ जिसे आप क्या कहते हो, डीएनए, वो कहां पर बैठा हुआ है? तो मैंने कहा कि बेटा यही तो मुझे पढ़ाना है कि डीएनए की पैकेजिंग पढ़ानी है। क्या पढ़ानी है? और डीएनए जो पैक होकर बैठा है वो किसके रूप में बैठा हुआ है भैया, क्रोमेटिन धागे के रूप में। तो ये जो क्रोमेटिन धागा है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना है। कितनी चीजों से मिलकर बना है बेटा? दो। एक तो है इसमें आपका डीएनए, जो कि अब आपको याद होना चाहिए कैसा होता है भैया, ऋणावेशित होता है, नेगेटिव कैसा होता है, चार्ज। और एक है यहां पर क्या बेटा, प्रोटीन। और उस प्रोटीन को हम कौन सी प्रोटीन कहते हैं भैया, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर क्या बना रहे हैं भैया, क्रोमेटिन। तो आपका डीएनए कहीं नहीं गया, केंद्रक में ही उपस्थित है। किसके रूप में उपस्थित है भैया, क्रोमेटिन धागे के रूप में। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो भी कौन से हिस्टोन प्रोटीन, तो हमें पता चला कि हिस्टोन प्रोटीन के अंदर एक तो होती है H1, एक होती है H2A, एक होती है H2B, एक होती है H3 और एक कौन सी होती है बेटा, उसमें से H2A, H2B और H3, इनके कितने कितने अणु बेटा, है ना? प्रत्येक का कितना अणु बेटा, प्रत्येक का 2 अणु, मिलकर कितनी रूपी संरचना बनाएंगे बेटा, 8 अणु की क्या बनाएंगे बेटा, एक संरचना। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उस 8 अणु रूपी जो संरचना बनेगी वो एक गेंद के समान बन रही है। थोड़ा दूर बनाती हूँ एक बार के लिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 अणु किसके, हिस्टोन प्रोटीन के, 2 H2A के, 2 H2B के, 2 H3 के और 2 H4 के। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसे आप कहेंगे हिस्टोन ऑक्टामेयर। क्या बोलेंगे बच्चे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ढंग से सुनना, हिस्टोन ऑक्टामेयर। बोलो बात समझ में आई? अब देखो ये जो हिस्टोन ऑक्टामेयर यहां पर बना है ये कैसा होता है, ये होता है भैया धनावेशित। कैसा होता है भैया, क्यों है धनावेशित? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन के अंदर आर्जिनिन, कौन सा बच्चे, और कौन सा बच्चे, लाइसिन नाम का अमीनो एसिड क्या होता है, ज्यादा। और ये अमीनो एसिड प्रकृति में कैसे होते हैं बेटा, क्षारीय। और कैसे होते हैं बेटा, धना। तो इनसे बनने, अब जब इनकी मात्रा ज्यादा है तो वो प्रोटीन भी कैसी हो जाएगी बच्चे, धनावेशित। तो हिस्टोन ऑक्टामेयर भी कैसा हो जाएगा आपके पास में, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? डीएनए आपका कैसा होता है भैया, ऋणावेशित। तो हुआ क्या कि इस धनावेशित के चारों ओर ऋणावेशित डीएनए आकर क्या हो गया बच्चे, लिपट गया। कोई दिक्कत है? फिर थोड़ी देर बाद जाके फिर वापस से क्या बन जाएगा, एक और ऑक्टामेयर बन जाएगा, 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर, सॉरी 4 प्रकार के 2 अणुओं से। फिर उसके चारों तरफ कौन लिपटता चला जाएगा बच्चे, डीएनए लिपटता चला जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ऐसा होने की वजह से क्या हो रहा है, ऐसा होने की वजह से गुणसूत्रीय धागा मिल रहा है, जो कि आपको कैसा दिखाई दिया था, मोती की, वो दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा?
बोला ही नहीं है। तो यहाँ पर हिस्टोन ऑक्टामेयर भी है और साथ में यहाँ पर कौन है बेटा, डीएनए भी है। तो हिस्टोन ऑक्टामेयर और डीएनए को बना मिलाकर क्या बोल दिया जाता है बच्चे, न्यूक्लियोसोम, जो कि आपको मोती की समान क्या हुआ था, दिखाई। बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, ये भी एक न्यूक्लियोसोम और ये भी क्या है बच्चे, तो मान लीजिए ये न्यूक्लियोसोम, इसके चारों तरफ कौन लिपट रहा है, डीएनए। बोलो है या नहीं है? तो कितने लपेटे में नाइट्रोजन बेस युग्म आएंगे, यानी नाइट्रोजन क्षार युग्म आएंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 नाइट्रोजन बेस पेयर जो होते हैं ना, वो कहाँ आते हैं, लपेटे के अंदर आ जाते हैं। यानी एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने नाइट्रोजन बेस पेयर है बेटा, 200। तो कितने नाइट्रोजन क्षार हो गए बेटा, 400। यहां तक की बात समझ में आई। फिर मैडम अब देखो भैया, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा, तो इनके बीच में ये जो डीएनए उपस्थित है, इसे हम कौन सा डीएनए कहते हैं बच्चे, लिंकर डीएनए। कौन सा डीएनए कहते हैं? और इस लिंकर डीएनए को भी क्या किया जाता है बच्चे, संभाला जाता है किसकी सहायता से, H1 हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से, जिसका कितना अणु होता है बेटा, बोलो बात समझ में है कि नहीं? तो लिंकर डीएनए को कौन संभाल रही है बच्चे, H1 हिस्टोन प्रोटीन। और इस प्रकार से आपका डीएनए क्या होता चला जाता है बच्चे, कोशिका के केंद्रक के अंदर क्या होता चला जाता है, व्यवस्थित होता चला जाता है। बोलो बच्चे कोई दिक्कत है यहां तक के अंदर, समझ में आया कि नहीं आया? अब याद करो कि जब इस क्रोमेटिन धागे से क्या बनेंगे बच्चे, गुणसूत्र, तो इनमें संघनित हुई है, उस संघनन होने को हम क्या कह सकते हैं, सुपर कॉइलिंग कह सकते हैं। जब इनकी सुपर कॉइलिंग होती ना, तो फिर हिस्टोन प्रोटीन काम नहीं करती है, फिर काम करती है यहाँ पर NHC। कौन काम करती है बेटा, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो क्रोमेटिन धागे बनने पर जब कुंडलन हुआ है, उसमें तो कौन सी प्रोटीन ने काम किया है बच्चे, और जब इन क्रोमेटिन धागों की क्या होगी बच्चे, सुपर कॉइलिंग होगी। तो यहां पर कौन काम कर रही है बच्चे, नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन प्रोटीन, सुपर कॉइलिंग के अंदर। समझ आया कि नहीं आया? अब इसका थोड़ा सा डिफरेंस आप कहां समझिएगा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा फर्क क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आपको बेसिकली ये हिस्टोन प्रोटीन देखने को नहीं मिलेगी। वहां पर हिस्टोन प्रोटीन की जगह हमने 11वीं क्लास में भी आपको बताया था, या 11वीं क्लास के एनसीईआरटी पढ़ाई तब बताया था कि वहां पे हिस्टोन प्रोटीन की जगह कौन प्रेजेंट होते हैं, पॉलीअमाइंस। कौन प्रेजेंट होते हैं? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा किसके अंदर बच्चे, पैकेजिंग के अंदर। किसकी पैकेजिंग में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के। तो एक तरफ मैं कौन सा डीएनए ले लूं बच्चा, प्रोकैरियोटिक, और एक तरफ मैं क्या ले रही हूं बच्चे, यूकैरियोटिक। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए की लंबाई है, क्या है बच्चे, डीएनए की लंबाई बताओ भाई कितनी है, अभी मैंने बताई थी 1.63 मिली, सॉरी 1. बोलो है या नहीं है? जबकि आपकी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए की लंबाई है वो कितनी निकल कर आई आपके पास में, 2.2। बोलो बात सही है कि नहीं है? कोई दिक्कत यहां तक के अंदर है ना? दूसरी बात, यहां पर हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्या होगी बच्चे, अनुपस्थित। बोलो है नहीं है? तो इसके स्थान पर कौन होंगे, हिस्टोन के स्थान पर पॉली हिस्टोन के स्थान पर कौन प्रेजेंट है, पॉलीअमाइंस। अब डीएनए चाहे प्रोकैरियोट्स का हो चाहे यूकैरियोट्स का हो, ऋणावेशित होगा, तो पॉलीअमाइंस क्या होंगे बच्चे, धनावेशित होंगे। बोला है नहीं है? कोई दिक्कत यहां तक के अंदर? यहां पर बेसिकली क्या प्रेजेंट होंगे बच्चे, यहां पर हिस्टोन प्रोटीन क्या है बच्चा, उपस्थित है। क्या है भैया, उपस्थित। कोई दिक्कत है यहां तक के अंदर? बोलो बच्चे बात समझ। वो भी कितने प्रकार की बेटा, 4 प्रकार की। एक तो कौन सी है, H2A। एक कौन सी है बच्चा, एक कौन सी है बच्चे, और एक और है ना, ये 5 प्रकार की कौन सी होगी बेटा, H1। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है बेटा, द्विरज्जु तो होता है, लेकिन साथ ही साथ में कैसा होता है बच्चा, गोलाकार। और यहां पर कौन उपस्थित होंगे, यहां आ गए, यहां आ गए, ये पॉलीअमाइंस आ गए।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जबकि आपका ये वाला जो डीएनए आपको दिखाई देगा वो कैसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके पास में क्या बना हुआ है बच्चे, हिस्टोन ऑक्टामेयर। क्या बना हुआ है? और इसके चारों तरफ लिपट कर कौन चल रहा है बच्चा? डीएनए। तो ये आपको कैसे दिखाई देते थे? मोती की माला के। और फिर कौन लिपट जा रहा है बच्चे इसके चारों तरफ? ऐसे क्या दिखाई देंगे यहाँ पर? न्यूक्लियोसोम दिखाई देंगे। तो ये है क्या बच्चा? डीएनए की पैकेजिंग। और ये है उनके बीच में क्या है बेटा? मोटा मोटा डिफरेंस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है ना? फिर मैंने क्या बोला? मैंने यही तो कहा कि ये आपके पास में क्या उपस्थित है भैया? क्रोमेटिन धागा। क्या उपस्थित है? क्रोमेटिन धागा। बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो कैसा दिखाई दे रहा था आपको? मोती की माला के समान दिखाई दे रहा था। जब इसकी क्या होने वाली होती है बच्चे? सुपर कॉइलिंग होने वाली है। तो सुपर कॉइलिंग से याद करो ये आपको कौन सी संरचना बनाकर देने वाला है बच्चे? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में इनका संघनन क्या हुआ है बेटा? और भी ज्यादा हुआ है। तो यहां पर अगर हिस्टोन प्रोटीन थी, कहां पर? क्रोमेटिन धागों में। तो यहां पर कौन काम कर रही है बच्चे? NH+। और यहां पर कौन काम कर रही है बच्चा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक के अंदर? पक्की बात है। अब सुनो दूसरी बात। जब ये क्रोमेटिन धागे बनते हैं तो या तो ये बहुत टाइटली बन सकते हैं या बहुत लूजली भी बन सकते हैं। तो उसके आधार पर भी आपके पास में जो क्रोमेटिन धागे ना वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? 2 प्रकार के। तो अब आप क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? क्रोमेटिन थ्रेड के टाइप पढ़ने वाले। बोलो है या नहीं है? एक तो आपके पास में क्या है भैया? हेटेरोक्रोमेटिन। कौन है बच्चे? ढंग से समझना, मैं बहुत इजी वे में समझाऊंगी। और एक आपके पास में क्या है बच्चे? यूक्रोमेटिन। भाई सुनो, मान लो ये एक धागा है, ठीक है, और इसको मैं क्या कर रही हूं? ऐसे रंजित कर रही हूं, यानी कि ऐसे समझो। मान लो ये कोई ए भाग है और ये लूज वाला कौन सा भाग है? बी भाग है। मैंने धागा उठाया। क्रोमेटिन धागे में क्रोमो का मतलब भी क्या है? रंग। तो ये आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे। अगर आप माइक्रोस्कोप में भी नहीं देखने चले गए तो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, ये हमें इतने आसानी से दिखाई नहीं देंगे। पहले हमें जीनस ग्रीन वगैरह जैसे रंजकों से क्या करना पड़ेगा? रंजित। तो मैंने इनको क्या कर दिया? रंग में डाल दिया। अब इसके बाद मैंने इसको अल्कोहल से धोया। किससे धोया भैया? तो अल्कोहल से धोने के बाद में इस क्रोमेटिन धागे का एक हिस्सा तो ऐसा था जो धोने के बाद बिल्कुल क्या हो गया? साफ हो गया। और एक हिस्सा था जिसमें अभी भी थोड़े थोड़े रंग क्या है? दिखाई दे रहा है। तो एक बात बताओ, ए हिस्से में रंग दिखाई देगा कि आपको बी हिस्से में रंग दिखाई देगा? हैं? वेरी गुड, क्योंकि वो क्या है? बहुत ज्यादा पास है। तो ये क्या रहेंगे? ये धोने के बाद में भी, वॉश करने के बाद में भी क्या रह जाते हैं? रंजित रह जाते हैं। बोलो है या नहीं है? जबकि ये कैसे हो जाते हैं? रंगहीन हो जाते हैं। किसके बाद में बच्चे? वॉश करने के बाद। कोई दिक्कत है यहां तक के अंदर? दूसरी बात सुनो, ये आपको लूजली पैक दिखाई दे रहे हैं कि डेंसली पैक दिखाई दे रहे हैं? डेंसली, यानी कि ये क्या है? बहुत ज्यादा गठे हुए हैं, है ना? तो अंग्रेजी में हम इन्हें क्या लिख सकते हैं कि ये कैसे हैं भैया? डेंसली पैक्ड है। जबकि ये कैसे बंधे हुए हैं बेटा? ढीले बंधे हुए हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? लूजली पैक्ड, यानी कि ढीले बंधे, और वो गाढ़े तरीके से बंधे हुए हैं। बोलो बच्चे बात समझ में? अब एक बात सुनो, इस क्रोमेटिन धागे में कौन है? डीएनए। कौन है बेटा? और आपकी संरचना पूरी किसकी बनी है? प्रोटीन की। तो प्रोटीन बनाने के लिए आगे जाके चैप्टर में पता चलेगा आपको कि जो कोड देगा ना कि कौन सी प्रोटीन बननी है, ये कौन बताएगा बच्चे? डीएनए। कौन बताएगा बच्चे? अभी आप सब लोग फाइटर में हो तो याद करो, डीएनए होगा, फिर इस डीएनए से क्या बनेगा बच्चे? एमआरएनए। और उस एमआरएनए से क्या बनेगी बच्चा? तो एमआरएनए को बनने के लिए कौन चाहिए भैया? और इस प्रक्रिया को आप कहेंगे अनुलेखन। क्या बोलेंगे भैया? तो क्या अनुलेखन में डीएनए भाग नहीं ले रहा क्या? बिल्कुल ले रहा है। आपके हिसाब से कौन से भाग को प्रोटीन बनने के लिए कोड देना चाहिए, यानी किससे अनुलेखन होना चाहिए डीएनए के? ए वाले भाग से कि बी वाले भाग से?
क्योंकि ये वाले भाग मैंने क्या कहा कि अनुलेखा अनुवादन जो प्रोटीन बनेगी ना, ये अपने आप में बहुत जटिल बेटा प्रोसेस है, बहुत ज्यादा जटिल। एक भी गलती हुई ना तो उत्परिवर्तन आ जाएंगे। अब इस जटिलता को ये ए वाला भाग क्या कर रहा है, और ज्यादा बढ़ा रहा है, बी वाला भाग इतना। तो इसलिए भी ये होता है कि हेट्रोक्रोमेटिन अनुलेखन में, किसमें बेटा, अनुलेखन में क्या नहीं करता बेटा, भाग नहीं लेता। जबकि ये वाला जो भाग है ना, ये क्या होता है बेटा, अनुलेखन में सक्रिय रूप से क्या है बेटा, भाग लेता। तो क्रोमेटिन धागे भी किस प्रकार से बंधे हैं उसके आधार पर भी कितने प्रकार के हैं, दो, एक कौन से हेट्रो और एक कौन से हैं बच्चे यूक्रोमेटिन। समझ आई यहां तक की बात, पैकेजिंग समझ में आई। हर एक टॉपिक को पढ़ने के पीछे वजह थी। इससे पहले आपने टॉपिक पढ़ा पैकेजिंग ऑफ डीएनए, वजह थी क्योंकि हमें किसी ने दिमाग लगाया कि इतना छोटा सा तो हमारे पास में क्या है, केंद्रक, और 2.2 मीटर लंबा क्या है डीएनए, कैसे पैक हुआ भाई, उसे समझ लिया हमने। अब सवाल यहां उठता है, आनुवांशिकी जो थी उसकी सोच या उसके बारे में मेंडल सबसे पहले वैज्ञानिक थे, उनसे पहले भी और उन्होंने भी साथ साथ सोचा ही होगा, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ काम करना क्या किया, चालू किया, और कहीं ना कहीं थोड़ी सफलता भी मिली। फिर सॉर्टन एंड बोवेरी के बारे में आपने सुना, फिर आपने किसके बारे में सुना, मॉर्गन के बारे में सुना, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यानी कि बेसिकली प्रयोगात्मक वंशागति पर क्या किया, काम किया। तो इन सब वैज्ञानिकों ने यह कहा कि एक चीज बड़ी कॉमन है कि कुछ तो ऐसा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। और इन सभी ने गुणसूत्र भी बोलना क्या कर दिया था चालू, हालांकि मेंडल तक नहीं था, लेकिन मॉर्गन साहब ने गुणसूत्र शब्दों को यूज करना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि किसकी खोज हो रही थी, माइक्रोस्कोप की भी खोज साथ साथ चल रही थी। तो अब कोशिका में, केंद्रक में बनने वाली चीजों को देखना क्या हो गया था, एक आम बात हो गई थी। तो देखा गया कि मेंडल साहब ये सब कहते थे कुछ तो है जो जा रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, कारक 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 बार बार बोलते रहते थे। फिर ये वैज्ञानिकों का गुणसूत्र है जो एक पीढ़ी से कहां जा रहे हैं भैया, तो 1926 तक बहुत से परमेंटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्या हो चुके थे, लग चुके थे। अब सवाल ये था कि ये जो गुणसूत्र जिनकी जो हमें हर कोशिका में दिखाई दे रहे हैं, ये बने हुए किसके हैं, डीएनए के हैं, आरएनए के हैं या प्रोटीन के हैं। एनसीईआरटी नहीं लिखती, लेकिन अब तक ये समझ आ रहा था कि शायद प्रोटीन हमारा क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन हम जानते हैं आज 1928 या 1933 और 44 के बाद से कि डीएनए हमारा क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। तो हम उससे पहले की बात को थोड़ा सा समझने की या फील करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बोलो बच्चे, बात समझ में आ रही है। तो बात ये थी कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है और उसके लिए अलग अलग क्या हुए, काम हुए। तो हम पढ़ने वाले आनुवांशिक पदार्थ की खोज। सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ की खोज के लिए जिन साइंटिस्ट ने बेड़ा उठाया उनका नाम था बच्चे ग्रिफिथ। क्या नाम था बच्चे? और ग्रिफिथ ने एक अपने एक्सपेरिमेंट को एक नाम दिया जिसे हमने क्या कहा, रूपांतरित प्रयोग। अंग्रेजी में आप इसे क्या कहते हैं बच्चे, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। बहुत माइलस्टोन की तरह बेटा ये, यानी कि सही में यहां से दिमाग थोड़ा सा लगना स्टार्ट हुआ कि किसे हम अपना आनुवांशिक पदार्थ कहें। रूपांतरित नाम क्यों रखा गया? क्यों उन्होंने देखा कि एक जीवित जीव था, वो अपने अंदर क्या कर रहा था, यहाँ पे रूपांतरण कर रहा था। क्या कर रहा था वो अभी देखेंगे। तो सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ की खोज में कौन आए? ग्रिफिथ नाम के वैज्ञानिक कहां पर आए बच्चे? सामने आए। और इन्होंने जो अपने प्रयोग किए वो कब किए थे बेटा? 1928 काल में। कोई दिक्कत है? इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल चुना उसके बारे में वैसे आप पहले भी बात कर चुके हो, लेकिन मैं आज फिर बताने वाली हूं। इन्होंने चुना था बच्चा एक जीवाणु। बोला ही नहीं। उस जीवाणु का नाम था बच्चे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। सही लिखा है क्या भाई? कोई दिक्कत यहां तक के अंदर? निमोनिया से पता चल रहा है कि यह कौन सा रोग करता था? निमोनिया रोग करता था। अब इस एक्सपेरिमेंट को सुनो समझो, उससे पहले मैं कुछ और चीज समझती हूँ और 11वीं क्लास की तरफ जाती हूँ।
याद करो, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था या हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि जीवाणु के चारों तरफ जो आवरण होता है, कोशिकीय आवरण, उसमें एक तो क्या होती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन, जिसे आप क्या कहते हो, कोशिका झिल्ली। एक होती है सेल वॉल, जिसे आप क्या कहते हो, कोशिका भित्ति। और कुछ जीवाणु में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली तो सब में मिलने वाली है, कुछ जीवाणु में इसके अलावा एक और अतिरिक्त बहुशर्करा की बनी हुई चिपचिपी या श्लेष्मीय परत मिलती थी, जिसे आपने क्या कहा था बच्चा, अपवंक परत। बोलो याद में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसे आप लोग अंग्रेजी में क्या कहते थे, स्लाइम लेयर, यानी कि चिपचिपी थी। और प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर ये कठोर होकर क्या बनाती थी, जो कि जीवाणु को प्रतिकूल परिस्थितियां यानी कि अधिकतम तापमान, अम्लीयता और साथ ही साथ में आपके शरीर की एंटीबॉडी से भी क्या करती है, बचाती है। याद है कि नहीं है? बस इसी चीज को ध्यान में रख के चलो। याद करो, जिसमें कैप्सूल उपस्थित होता था उसकी सतह चिकनी हो जाती, उसे आप एस प्रभाग कहते थे। जिसमें नहीं था उसकी सतह खुरदरी रहती थी, उसे क्या कहते थे, आर प्रभाग। तो हमने क्या कहा कि हमने भी, या ग्रिफिथ वैज्ञानिक ने भी, इस जीवाणु के कितने प्रभाग ले लिए बच्चे, 2। कितने प्रभाग यूज किए जीवाणु के, 2। एक इसका कौन सा प्रभाग लिया उन्होंने, आर प्रभाग। और एक कौन सा प्रभाग लिया बच्चे, एस प्रभाग। बोला ही नहीं। आर प्रभाग के अंदर क्या था, श्लेष्मीय बहु शर्करा की परत क्या थी बच्चे, यहां पर अनुपस्थित थी। तो इस वजह से आप इन्हें क्या कह सकते हैं बच्चा, नॉन कैप्स्यूलेटेड भी बोल सकते हो। बोलो बच्चे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना? और ये कैसे थे बच्चे, ये अरोगकारी थे, यानी कि ये रोग नहीं करते थे, निमोनिया नहीं करते थे। एक लिया इन्होंने आर प्रभाग। यहां पे क्या था बच्चे, श्लेष्मीय परत, जो किसकी बनी है भैया, बहु शर्करा की। बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, वो क्या है यहाँ पर उपस्थित है। और साथ ही साथ के अंदर हमने देखा कि ये कैसे हैं बच्चे, रोगकारी है, यानी कि कैसे हैं भैया, पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक है तो खतरनाक होंगे कि नहीं होंगे? तो अंग्रेजी में इन्हें और क्या बोल देते हैं बच्चे, वेरुलेंट। और इसे क्या बोल देते हैं भैया, इसे नॉन वेरुलेंट भी बोल देते हैं। और अंग्रेजी में इसे क्या बोल दिया जाता है, नॉन पैथोजेनिक भी बोल दिया जाता है। बोलो बच्चे, बात समझ में, कोई दिक्कत? साथ ही साथ के इन्होंने एक पोषक को भी लिया जिसको ये संक्रमित करेंगे। उसके लिए इन्होंने किसका इस्तेमाल किया बेटा, चूहे का। किसका इस्तेमाल किया बच्चे? तो एक्सपेरिमेंटल मॉडल तो इनका ये रहा। और यहाँ पर जिसको ये रोग, जिसको यूज करने वाले थे, दूसरा इनके इस प्रयोग में कौन आया बच्चा, चूहा, यानी कि कौन आया बेटा, माइस। अब आनुवांशिक पदार्थ क्या है, इसे समझाने के लिए इन्होंने क्या किए बेटा, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करे। क्या किए बच्चे, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। कोई दिक्कत है यहां तक के अंदर, है ना? अब देखो इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इन्होंने जो कौन सा प्रभाग था, आर प्रभाग था। कौन सा प्रभाग था, बोलो है या नहीं है? इसे क्या किया बच्चे, इंजेक्ट किया, यानी कि इंजेक्शन के माध्यम से डाला। इसके अंदर बच्चे, और चूहा क्या रहा बच्चे, यानी कि उसे निमोनिया नहीं हुआ, और होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आर प्रभाग क्या नहीं करता है, रोग करता। ये हमने देख लिया। अब की बार इन्होंने कौन सा प्रभाग लिया बच्चे, एक्स प्रभाग। इसे भी क्या किया, इंजेक्ट किया। किसमें इंजेक्ट किया बच्चे, चूहे में। और चूहे की क्या हो गई, मृत्यु। और रीजन था कि उसे क्या हो गया था बच्चे, निमोनिया हो गया था। कोई दिक्कत? अब ये कहा जा रहा था कि अगर किसी भी चीज को, पास्टर साहब भी ऐसा कह रहे थे ना, कि किसी भी चीज को अगर आप 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर, उतने तापमान पर आधे घंटे के लिए उबालते हैं, तो वो क्या हो जाती है, जर्म फ्री हो जाती है। तो मानो इन्होंने भी ऐसा ही किया। इन्होंने तापमान दिया और उस पर डेल्टा एस प्रभाग को क्या किया, उबाला। तो वो कैसा हो गया बच्चे, वो हो गया ताप मृत, यानी कि निष्क्रिय। अब इसे क्या किया, इंजेक्ट किया। किसमें बेटा, चूहे में। और चूहा क्या रह गया, तो भैया जर्म फ्री तो हो जाती है। तो समझ में आ गया।
कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर? अब क्यों उन्होंने क्या किया, इनको लगा कि क्यों ना मैं आर को और इस ताप मृत को मिलाकर क्या करूं बेटा, चूहे में डालूं। तो चूहा क्या होना चाहिए, इस अवस्था में भी जीवित, इस अवस्था में भी क्या है, तो रहना तो जीवित चाहिए था, लेकिन चूहे की क्या हो गई, और वो भी किसकी वजह से, निमोनिया। अब इनका दिमाग ठनका कि यार ये क्या चक्कर है। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों के मिक्सचर को मान लो एक कल्चर प्लेट पर, किस पे प्लेट पर बच्चा, पोषक माध्यम पर क्या किया बच्चे, वृद्धि कराई। क्या कराई बच्चे, तो ने बड़ी अजीब सी चीज देखी। क्या देखी कि जो आर प्रभाग था, कौन सा प्रभाग था, आर, इस आर प्रभाग के चारों ओर क्या होने लग गई, ये श्लेष्म प्रत बनना क्या हो गई, चालू हो गई। यानी कि जो ये आर प्रभाग था ये क्या हो गया बच्चे, रूपांतरित हो गया, बदल गया किसके अंदर बच्चे, यानी एस प्रभाग में कुछ ऐसा था जो अधिक तापमान देने पर भी क्या नहीं हुआ, खत्म। और जब हम दोनों को मिक्स किया तो एस प्रभाग से वो कहां चला गया, आर में, और आर प्रभाग क्या हो गया बच्चे, बोलो बात समझ में। लेकिन वो पदार्थ क्या था, वो डीएनए था, वो आरएनए था, वो प्रोटीन था, ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। बस इतना समझ में आ रहा था कि आर प्रभाग ने डेल्टा एस के साथ में मिलकर अपने चारों तरफ बहु शर्करा की, किसकी बेटा, बहु शर्करा की श्लेष्मीय प्रत बनाना क्या कर दिया था, चालू कर दिया था। और ये भी कैसा हो गया था, अब रोगकारी हो गया था। रूपांतर एस प्रभाग कैसा होता है, रोगकारी हो गया, तो रोग करने लग गया ये। अब ये सवाल था कि पता कैसे चले कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है, ये डीएनए है, ये आरएनए है, या फिर प्रोटीन है, इसको ग्रिफिथ बता नहीं पाए। उसके बाद के अंदर आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, आपकी एनसीईआरटी आपके पास में एक नया टॉपिक लेती है और कहती है कि रूपांतरिक सिद्धांत का जो ये दिया है, इसका जैव रासायनिक अणु कौन सा या लक्षण क्या थे, वो किसकी वजह से, वो अब हम देखेंगे। यानी कि एक्सपेरिमेंट यहीं छूट गया और हमें बिल्कुल भी नहीं बता पाया कि कौन सा पदार्थ जो है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो कि आर को किस में रूपांतरित कर रहा है, एस में। इसके लिए अब आप कितने वैज्ञानिक आए बच्चे, 3। कितने वैज्ञानिक आए बेटा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में हेडिंग आती है, वो हेडिंग क्या आती है, रूपांतरित सिद्धांत का, हाँ भाई, रूपांतरित सिद्धांत का जैव रासायनिक लक्षण। तो देखिए बेटा, 1933 से लेकर 1944 के बीच में 3 वैज्ञानिकों ने काम किया। एक का नाम था ओसवाल्ड एबेरी, बोला ही नहीं है। एक का नाम था बच्चे मैकलिन मैक्लॉयड, सही है ऐसे। और एक क्या था बच्चे, मैक कार्टी। इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर ये पता करने की खोज की कि ये थी क्या चीज जिसने आर प्रभाग को किस में बदल दिया था, एस में। बोलो ही नहीं। देखो इन्होंने इसके क्या किया, ढंग से सुनिएगा। ये एक परख नली है मान लो, और इस परख नली में हम किसको ले रहे हैं बच्चे, डेल्टा एस को। बोलो है नहीं, कोई दिक्कत यहां तक के अंदर। तो यहां पर डेल्टा एस का क्या क्या उपस्थित है, उसका आरएनए भी होगा, उसका क्या होगा बच्चे, और उसका क्या होगा बच्चे, प्रोटीन भी। कोई दिक्कत, ढंग से सुनना। अब इसके 3 कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं हम। देखो भाई कैसे, देखिएगा यहां पे हमने क्या किया, इस डेल्टा एस को और साथ में किसको बच्चे, आर को डाला है। लेकिन यहां पर हमने एक एंजाइम डाल दिया जिसका नाम क्या है बेटा, प्रोटीएज।
है ना, यानी डेल्टा एस को और क्या डाल दिया बच्चे, प्रोटीज एंजाइम। तो ये जो डेल्टा एस है इसमें कौन कौन प्रेजेंट है, इसमें आरएनए है और इसमें कौन है बच्चे, लेकिन प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीज क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन कर देगा। फिर हमने इसके अंदर किसको मिक्स किया है बच्चे, आर को। तो जो डेल्टा एस जा रहा है उसमें प्रोटीन नहीं है, लेकिन डीएनए और कौन है बेटा, आरएनए। तो ये क्या है बच्चा, यहाँ पर डेल्टा एस भी और कौन है बेटा, आर भी है। अब हमने इसको किस में डाला है बच्चे, चूहे में। किस में डाला, और जो जब हमने इसे किस में डाला, चूहे के अंदर डाला, ढंग से सुनिएगा, तो चूहे की क्या हो गई भैया, प्रोटीन नहीं होने पर भी चूहे की मृत्यु हो रही है। यानी अभी भी आर किस में बदल रहा है भैया, एस में, और चूहे को मार रहा है, यानी प्रोटीन तो आनुवांशिक पदार्थ। बोलो बच्चे बात समझ में। अब की बार हमने क्या लिया, फिर से हम लोगों ने डेल्टा एस लिया और उसके साथ में कौन सा एंजाइम डाल दिया बच्चे, आरएनए। बोलो बात समझ में आ रही है। अब हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, डेल्टा एस डाल रहे हैं और आरएनए सॉरी आर प्रभाग डाल रहे हैं। और इस डेल्टा एस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इस डेल्टा एस में आरएनए प्रेजेंट है और कौन प्रेजेंट, सॉरी हाँ, आरएनए एंजाइम डाले ना, वो आरएनए का पाचन कर देगा। तो इसके अंदर कौन उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है, और कौन है भैया, बोलो ये नहीं है। तो ये आ गया डेल्टा एस प्लस आर। अब हमने इसे किस में डाला बच्चे, चूहे में, और रिजल्ट अभी भी क्या आ रहा है, जबकि यहां पर आरएनए का क्या हो चुका है, पाचन हो चुका है। यानी इसमें आरएनए, रिजल्ट फिर भी क्या आ रहा है बच्चे, सेम। अब की बार हमने ये जो डेल्टा एस लिया, इसमें हमने कौन सा एंजाइम डाल दिया, तो ये किसका पाचन करेगा बेटा। तो अब यहाँ पर जो कौन जा रहा है, एक तो आर प्रभाग जा रहा है और साथ में कौन जा रहा है, जिसमें कौन प्रेजेंट है, और प्रोटीन के साथ में कौन प्रेजेंट है, लेकिन डीएनए। बोलो ये नहीं, इस डेल्टा एस और आर को अब हम किस में डाल रहे हैं, और चूहा क्या रह रहा है, मर जाना चाहिए था, लेकिन क्या है बच्चे, जीवित है। यानी इन पाचक एंजाइम की खोज भी हो गई इससे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और यहाँ पे पता चला कि डीएनए जो है ना, वो क्या है, रूपांतरण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि डीएनए है जो अधिक तापमान पर भी क्या नहीं हुआ, टूटा नहीं, और इसे हमने क्या बोला, हमारा आनुवांशिक पदार्थ। मैंने एक लाइन बोली, अधिक तापमान पे नहीं टूटा, यानी ये बहुत स्टेबल रहा होगा। इस चीज को भी हम आगे और ढंग से क्या करेंगे बच्चे, समझेंगे, बात ध्यान रखना आप। बोलो है या नहीं है ना। और यहां से क्या पता चला कि डीएनए हमारा क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन जब कोई एक्सपेरिमेंट इतने ज्यादा टुकड़ों के अंदर ऐसे हो रहा है, कोई किसी को फॉलो कर रहा है, तो हमें एक सुस्पष्ट वो चाहिए था कि नहीं भैया 100% एक ऐसा प्रयोग हो जिसके ऊपर आंख बंद करके हम कह सके कि डीएनए ही हमारा क्या है। उसके लिए हमारे पास में क्या है, एक नया एक्सपेरिमेंट आया। बोलो बात समझ में आ रही है। तो पहले यहां तक का देखेंगे एक बार के लिए। तो चलिए भाई, इन तीन वैज्ञानिकों के प्रयोग ने हमें ये तो समझा दिया कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है, डीएनए है, लेकिन माने कैसे, एक हमें सुस्पष्ट क्या चाहिए था, प्रमाण चाहिए था। तो एनसीईआरटी कहती है डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसका सुस्पष्ट प्रमाण, अंग्रेजी में इसका वर्ड का नाम जरूर याद रखेंगे, है ना, सुस्पष्ट प्रमाण, यानी कि अनइक्विवेलेंट प्रूफ, कि इसके बाद में अब किसी और प्रूफ की जरूरत है ही नहीं। वो हमें दो वैज्ञानिक ने दिया, एक था अल्फ्रेड हर्शे और एक था मार्था चेस। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हर्शे व चेज द्वारा। कौन से सन में दिया गया भैया, 1952 में। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को कहां बढ़ाया, आगे बढ़ाया, और हमें 100% ये बोल दिया कि अब इसके बाद में आपको किसी और के पास जाने की, कोई और प्रयोग करने की, इस दिशा में प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है कि डीएनए हमारा क्या है, आनुवांशिक पदार्थ। अब इसके लिए इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मॉडल की फॉर्म में जिसका इस्तेमाल किया, वो एक जीवाणु भोजी क्या था बेटा, विषाणु था।
जीवाणु भोजी विषाणु का मतलब समझ रहे हो कि ऐसा वायरस जो कि बेसिकली बैक्टीरिया को क्या करने वाला है बेटा, संक्रमित करने वाला है। तो इन्होंने क्या चुना, एक बैक्टीरियोफेज को चुना। अच्छा, उसका नाम एनसीईआरटी देती नहीं है, उसे T2 क्या बोला गया था, बैक्टीरियोफेज कहा गया था। कोई दिक्कत यहां तक के अंदर? आगे की बात सुनो। अच्छा, यहां पर जो होस्ट सेल थी, जो पोषी कोशिका थी, जिसे ये जीवाणु क्या करने वाला है बच्चे, विषाणु संक्रमित करने वाला है, उसका नाम था ई कोलाई जीवाणु। तो एक बात बताओ, ये प्रयोग जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका पे हो रहे हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका पे हो रहे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका पर हो रहे हैं, बोलो है या नहीं? अब देखो बच्चे, ढंग से सुनिएगा, मैं इस प्रयोग को समझूं उससे पहले मैं एक बार विषाणु की प्रकृति को समझ जाऊं, तो शायद विषाणु की प्रकृति को समझाने के साथ ये प्रयोग भी समझ में आ जाएगा। वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप 11वीं क्लास में या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़कर आए थे विषाणु के बारे में, पर एक बार और दोहरा लेते हैं। याद करो, अगर आप विषाणु को याद करेंगे तो इसे आप ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी अविकल्पी क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है, अकोशिकीय। बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके पास में क्या नहीं होती है, कोशिका नहीं होती है, तो ये हमेशा कोशिका के तलाश में घूमता रहता है। और पोषी विशिष्ट भी होता है, जो पोषी उसी के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। यानी हमारा जो बैक्टीरियोफेज T2 बैक्टीरियोफेज है वो किस पे अटैक करने वाला है, ई कोलाई। तो इसे अपने जीवन को चलाने के लिए कोशिकीय यानी कि सेलुलर मशीनरी की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जो इसे कौन देगा, इसका पोषी देगा। अब ये विषाणु अकोशिकीय है, तो फिर इसके पास होता क्या है, तो याद करो विषाणु कितने घटक से मिलकर बनता है, 2। एक तो उसमें कौन होता है, न्यूक्लिक अम्ल, और बड़ी दुख की बात है, न्यूक्लिक अम्ल में या तो उसके पास में कौन होगा, डीएनए, या फिर उसके पास में कौन होगा, बोलो बच्चे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इस डीएनए और आरएनए को चारों तरफ से घेर कर रखता है बेटा प्रोटीन कवच, जिसे आप क्या कह सकते हैं बच्चा, प्रोटीन कोट। तो 2 चीजें हैं इसके पास में, डीएनए भी है, आरएनए भी, और क्या है भैया, बोलो है या नहीं है? अब आरएनए को हम थोड़ा इसलिए छोड़ रहे हैं अभी एक बार के लिए, क्योंकि हमें वो कह रहे हैं कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है, डीएनए, और पहले लोग क्या सोच रहे थे कि आनुवांशिक पदार्थ कौन होगा, प्रोटीन। तो अब हम इन दोनों के बीच में क्या करना था, कंपैरिजन करना था। कोई दिक्कत है? तो ये जो आपके पास में जीवाणु खोजी बैक्टीरिया था, इसका जो जेनेटिक मटीरियल था, यानी इसका जो आनुवांशिक पदार्थ था, वो कौन था बच्चे, डीएनए। कोई दिक्कत है? अब आगे देखिएगा, ये रहा हमारे पास में वो जीवाणु भोजी विषाणु। ये इसका शीर्ष भाग, नेक वाला पार्ट और टेल वाला पार्ट, बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये इसका क्या हो गया भैया, प्रोटीन कोट। और प्रोटीन किससे मिलकर बनती है बच्चे, अमीनो अम्लों से, इतना तो याद है। और ऐसे भी अमीनो अम्ल है हमारे पास में जिनके अंदर कौन प्रेजेंट है बच्चा, सल्फर। मिथ्योनिन वगैरह में कौन प्रेजेंट होती है, सल्फर। तो यहां पर अगर प्रोटीन है तो मुझे क्या समझ में आया कि इस प्रोटीन के अंदर सल्फर युक्त क्या होंगे बच्चे, अमीनो एसिड। कोई दिक्कत है? अच्छा, आपने क्या कहा कि दूसरी चीज इनके अंदर क्या हो सकती है भैया, डीएनए। कौन हो सकता है, तो ये क्या है भैया, डीएनए है। अब डीएनए में याद करो, आपने कहा था न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन प्रेजेंट होता है बच्चे, फॉस्फोरस। बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? बस अब यही हमने पकड़ लिया यहाँ पर साइंटिस्ट ने कहा कि मैं इनके सक्रिय विकिरण समावयव यानी रेडियो एक्टिव क्या इस्तेमाल करेंगे, आइसोटोप। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर आप देखेंगे ढंग से तो आपके पास में एक तो क्या है भैया, सामान्य सल्फर है। हाँ भैया, सामान्य सल्फर का क्या होता है बेटा, S32। इसका इन्होंने क्या लिया बच्चे, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप बनाया। बोलो है या नहीं है, जो कि कौन है बेटा, S35। ऐसे ही इन्होंने यहां पे क्या लिया बच्चे, सामान्य फॉस्फोरस भी है, जो क्या है बेटा, P31। और इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या है भैया, बोलो ये नहीं है।
अब इसे ये क्या करने वाले हैं, तो इन रेडियो एक्टिव का क्या किया बच्चे, इन्होंने इस्तेमाल किया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्की बात है ना? अब देखिए बच्चे, इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने बेसिकली सबसे पहले एक जीवाणु भोजी लिया। ढंग से सुनना, एक मिनट रुको। ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही देखने के अंदर, है ना? अब देखो इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने सारे चेंजेस किसमें किए, विषाणु में करे। एक बार क्या किया, उसके बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन का कैप्सूल है उसमें परिवर्तन कर दिया, यानी प्रोटीन का कैप्सूल कौन सा ले लिया बेटा, S35 वाला, बोलो ही नहीं। और इसके डीएनए को क्या रखा है बेटा, सामान्य, यानी कि इसका डीएनए कौन सा है बेटा, P31 वाला। अच्छा, जीवाणु में कोई परिवर्तन नहीं किया है। अभी क्या किया है इन्होंने, इससे क्या करवाया, इसको संक्रमित करवाया, यानी कि इसका क्या करवाया बच्चे, इन्फेक्शन करवाया। बोलो ये नहीं, इन्फेक्शन होने पर क्या हुआ होगा, याद कीजिए वायरस की एक आदत होती है कि उसे दूसरे कोशिका की कोशिका फैक्ट्री चाहिए, और कोशिका को कंट्रोल कौन करता है, केंद्रक। और अब तो हमें पता है कि केंद्रक में कौन बैठा हुआ है, आनुवांशिक पदार्थ है, नहीं है? अब देखते हैं वो डीएनए है या फिर प्रोटीन, ये हमें देखना है। तो एक बात बताओ, जो आनुवांशिक पदार्थ रहेगा वो कोशिका के अंदर जाएगा क्योंकि उसकी जरूरत है, बाकी कहां रह जाएगा बच्चे, बाहर। तो इन्होंने देखा कि यहां पर अंदर कौन चला गया बच्चे, डीएनए चला गया है कि नहीं, आप भी देखते हैं। अब हमने क्या किया बच्चे, इसे घुमाया, यानी कि क्या किया बच्चे, सेंट्रीफ्यूज किया। तो सेंट्रीफ्यूज करने पर जो आपका क्या रहा होगा, विषाणु, वो अलग हो गया होगा, और जीवाणु क्या हो गया बच्चे, अलग। अब देखो, जीवाणु में आपने कोई परिवर्तन नहीं किया था, जीवाणु की ये क्या रही होगी, कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती, लिपिड और प्रोटीन की, और उसकी लिपिड, उसकी प्रोटीन के अंदर S कौन सा है बेटा, 32 वाला। अच्छा, जीवाणु का जो डीएनए है वो कौन सा वाला है बेटा, P31 वाला। और इस विषाणु के डीएनए में भी आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो ये कैसा है बेटा, तो आपके इसके डीएनए में तो आपको कोई चेंजेस नहीं दिखा। साथ ही साथ के अंदर आपको जीवाणु कोशिका के अंदर भी कहीं पर भी कोई सल्फर भी दिखाई, क्योंकि सल्फर किस में था, प्रोटीन के कोट में, और विषाणु को उस प्रोटीन से कोई लेना देना, जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो संक्रमित करेगा ना जाकर कोशिका को, यानी कि प्रोटीन ने कोई संक्रमण, वो ऐसे ही थी। अब हमने क्या किया, हमने फिर से बैक्टीरियोफेज विषाणु लिया। अब की बार जो उसका प्रोटीन का कोट है, किसका कोट है बच्चे, उसे तो हमने क्या रखा है, नॉर्मल, यानी कि वो तो कौन सा है बेटा, S32 वाला। बोलो समझ में आ रही है? लेकिन उसका डीएनए अब की बार हमने चेंज किया है, वो कौन सा लिया है हमने, P32 वाला। अब इसे हम जीवाणु से संक्रमित कर रहे हैं। अगेन जीवाणु की क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे, वो S32 वाली है, और इसमें जीवाणु का डीएनए है जो कौन सा है बेटा, P31 वाला है। फिर से हमने इनका इन्फेक्शन करवा के क्या करवाई, ब्लेंडिंग करवाई। प्रोटीन का कोट कहां छूट गया, बाहर। पिछली बार हमें जीवाणु में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि प्रोटीन का कोट कहां छूट जाता है, बाहर, और प्रोटीन के कोट के अंदर रेडियो एक्टिव कौन प्रेजेंट था, सल्फर। अब की बार रेडियो एक्टिव क्या प्रेजेंट है, फास्फोरस, जो कहां प्रेजेंट था, डीएनए में। अब की बार डीएनए गया और हमें जीवाणु की कोशिका के अंदर क्या दिखाई दिया, P32 वाला क्या दिखाई दिया बच्चे, डीएनए। हमने हमारे जीवाणु को तो P31 वाला डीएनए दे रखा था, तो ये P32 वाला डीएनए जीवाणु कोशिका में कहां से आया बेटा, वायरस से। किससे आया, यानी वायरस ने जब संक्रमित किया तो अपना डीएनए किसके अंदर डाला है बच्चे, जीवाणु कोशिका के अंदर डाला है, क्योंकि शायद डीएनए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से पता चला कि डीएनए हमारा क्या है बच्चे, आनुवांशिक पदार्थ है। यहां से हमें पता चला कि हमारा आनुवांशिक पदार्थ क्या है बच्चे, डीएनए, और उसके बाद में हमें किसी और प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ी। कोई दिक्कत यहां तक के अंदर?